हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से दंतुरित मुस्कान कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसे नागार्जुन जी ने लिखा है और इस कविता में उन्होंने अपने एक 9-10 महीने के बच्चे की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि को बच्चे का सौंदर्य अति प्रभावशाली लगा और उसी का वर्णन करते हुए कि वो कितना प्रभाव डालता है कवि ने लिखा है। शुरू करते हैं। बच्चों, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। बच्चों, एक बार ये कठिन शब्द लिख लेते हैं, बता देती हूँ, आप लिख लो अपनी नोटबुक्स में चाहे तो। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मीन्स छोटे छोटे दांतों वाली, मीन्स बच्चा जब 9-10 मास का होता है तो उसके छोटे छोटे दांत निकलते हैं और बच्चे के उस समय का वर्णन किया गया है। मृतक, सेकंड लाइन में मृतक मीन्स मरा हुआ। धूली धूसर मीन धूल मिट्टी, धूली धूसर धूल मिट्टी। तुम्हारे ये गात, गात मीन शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात मीन्स बच्चों कमल, कमल का फूल। परस पाकर, परस मीन्स स्पर्श, छुअन। तुम्हारा ही प्राण, यहाँ बच्चों प्राण के तो कई अर्थ होते हैं, वैसे तो यहाँ प्राण कवि ने बच्चे को कहा है, अपने बेटे को उन्होंने प्राण कहा है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन, कठिन मीन्स कठोर। पाषाण मीन्स पत्थर। ठीक है, तो अभी इसकी व्याख्या करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बच्चों, कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, वो इधर उधर देश विदेश में घूमते ही रहते थे। एक बार वो घर से बाहर गए हुए थे और उनके जाने के बाद उनके घर में बच्चा पैदा हुआ था, जिससे कवि पहली बार मिलता है। बच्चे के साथ पहली मुलाकात का जो ये चित्र है बड़ा ही सुंदर प्रकट हुआ है। तो बच्चों, कहते हैं कवि अपने बच्चे को कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट, जब तुम हंसते हो तो तुम्हारे जो ये छोटे छोटे दांत निकलते हैं ये बड़े ही सुंदर लगते हैं और मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी जो ये मुस्कान है ना, ये किसी मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। अर्थात कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे बच्चे, तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट किसी मृतक व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कवि का कि बच्चे का जो रूप सौंदर्य है वह जीवन का संदेश देता है, वह लोगों में जीवन की भावना भरता है। थर्ड लाइन है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। कवि कहता है कि तुम्हारा ये गात में शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है। बच्चों, जो छोटा बच्चा है वह धूल मिट्टी में खेलकर आया है और उसका शरीर धूल मिट्टी से लथपथ है। उसे देखकर कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल मिट्टी से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जैसे कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कोई कमल आकर खिल गया है। बच्चों, यहाँ अतिशयोक्ति का अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने बच्चे की सुंदरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है और उसकी जो उपमा है वो एक कमल के फूल से दी है। जैसे कमल का फूल बहुत ही सुंदर और कोमल होता है, वैसे ही कवि को बच्चा भी बड़ा ही सुंदर और कोमल लग रहा है। आगे, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, हे बच्चे, तुम्हारा ही प्राण मीन्स हे बच्चे, तुम्हारा स्पर्श पाकर अर्थात तुम्हें छूकर तो पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कोई कठोर पत्थर भी पिघल कर जल के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। बच्चों, कहने का मतलब है कवि का कि बच्चे की जो मुस्कान है वह इतनी प्रभावशाली है कि अगर कोई कठोर दिल वाला व्यक्ति भी उसे छू ले तो वह भी अति कोमल हृदय वाला बन जाएगा। बच्चे की जो मुस्कान है उसका इतना प्रभावशाली वर्णन कवि ने किया है। आगे देखिए बच्चों, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। यहाँ बच्चों कवि ने प्रश्न किया है। कवि कहते हैं कि छू गया तुमसे,
झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कहता है कि चाहे कोई बांस या बबूल की झाड़ियां हो, अगर वो भी तुमको टच कर ले, तुम्हें एक बार स्पर्श कर ले, तो उससे भी शेफालिका के फूल झरने लग पड़ सकते हैं क्या? कवि ने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे प्रश्न किया है बच्चों। कहने का तात्पर्य है कवि का कि बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर है कि अगर कोई बांस या बबूल की झाड़ी भी उसे टच कर ले, उसे स्पर्श कर ले, तो उससे शेफालिका के फूल जो बहुत ही सुंदर और कोमल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कवि का कि कोई दुष्ट व्यक्ति अगर उस बच्चे को स्पर्श कर ले या उसकी मुस्कान को देख ले, तो उसका जो मन है वह भी बड़ा दयालु हो सकता है। नेक्स्ट है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि प्रश्न कर रहा है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है? देखते ही रहोगे एनिमेश। एनिमेश मीन्स टकटकी लगाकर लगातार देखना। कवि कहते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसे ही लगातार देखते रहोगे, बिना पलक झपकाए देखते रहोगे? थक गए हो? कवि फिर प्रश्न करता है, प्रश्नालंकार है बच्चों यहाँ पे। कवि फिर से प्रश्न करता है बच्चे से कि क्या तुम मुझे लगातार देखते हुए थक गए हो? आंख लूं मैं फिर? क्या मैं अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लूं? क्या मैं अपनी नजरों को तुमसे दूर कर लूं ताकि तुम लगातार न देखो और थकावट महसूस ना करो? बच्चों आगे कवि कहते हैं, क्या हुआ यदि हो न सके परिचित पहली बार? बच्चे कवि कहता है कि अगर तुमने मुझे पहली बार में ही नहीं पहचाना। यहाँ भी कवि ने प्रश्न किया है कि क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, तुमने मुझे पहली बार में नहीं पहचाना तो कोई नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। कहता है बच्चों कि अब अगर तुम्हारी माँ मुझे और तुम्हें मिलाने के लिए बीच में एक माध्यम का काम नहीं करती, तो मैं न सकता देख, मैं न जाता पा जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो मैं आज भी तुम्हारी छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को न तो देख पाता और ना ही तुम्हें जान पाता। बच्चों कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि वह काफी समय से विदेश में रहा था, बच्चे को नहीं देख पाया था इससे पहले। पहली बार दोनों मिल रहे हैं तो बच्चा उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो टकटकी लगाकर कवि को देख रहा है और उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कवि समझता है कि छोटा बच्चा है, लगातार देखते हुए, बिना पलक झपकाए हुए देखते हुए थक गया होगा। तो कहता है कि तुम थको नहीं, इसके लिए मैं अपनी नजरों को दूर कर लेता हूँ। और कवि बच्चे की माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुमसे मिलवाया है, वही मुझे और तुम्हें मिलाने का माध्यम बनी है। अगर वह आज हमारे बीच में माध्यम नहीं होती तो मैं आज भी तुम्हें न तो देख पाता और ना ही पहचान पाता। आगे चलते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता, धन्य तुम्हारी माँ, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कहता है कि अरे बच्चे तुम बहुत ही धन्य हो। कवि बच्चे को देखकर बड़ा ही अपने मन में प्रसन्नता महसूस करता है, बड़ा ही खुश हो जाता है, उसका दिल बाग बाग हो जाता है। माँ भी तुम्हारी धन्य। और कवि की माँ को भी बच्चे की माँ को भी धन्यवाद देता है कि तुम्हारी जो माँ है वह भी धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि उसने तुम जैसे बच्चे को पैदा किया है और मुझसे मिलवा भी दिया है। आगे है बच्चों, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर मीन्स काफी लंबे समय से, प्रवासी मीन्स प्रदेश में रहने वाला, इतर मीन्स अनजान, अन्य मीन्स दूसरा। कहता है कि कवि मैं बहुत समय से विदेश में रह रहा था, प्रवासी था, मैं तुम्हारे लिए अजनबी ही तो हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य मनुष्य की भांति हूँ, एक पिता की भांति नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे पहली बार ही देख रहे हो, इससे पहले तुमने मुझे कभी भी देखा ही नहीं। तो बच्चा अनजान व्यक्ति की तरह ही उसको देख रहा है। आगे है बच्चों, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि अपने आप को अतिथि कहता है। अतिथि मीन्स जो बिना समय दिए हुए आने वाला मेहमान। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो एक मेहमान की तरह से हूँ, जो बिना समय दिए ही कभी भी आ जाता है, और मैं इसी प्रकार से आ गया हूँ, और तुम्हारा और मेरा कोई संपर्क ही नहीं रहा, तुम्हारा और मेरा कभी मिलन ही नहीं हुआ था। आगे कवि कहते हैं बेटा,
उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर। कवि कहता है कि उंगलियां माँ की, तुम्हारी माँ की उंगलियां तुम्हें कराती रही मधु पर। मधु पर क्या होता है बेटा? 5 जो तत्व होते हैं, बड़े ही पवित्र तत्व माने जाते हैं, उनसे मिलाकर जो एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसे मधु पर कहते हैं। इसमें दूध, दही, घी, जल और शहद का प्रयोग किया जाता है। इन 5 तत्वों को मिलाकर जो एक खाद्य पदार्थ बनता है उसे मधु पर कहा है कवि ने। इसे विशेष रूप से ऋषि मुनियों तथा आने वाले मेहमानों को जो है परोसा जाता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे माँ ने तुम्हें मधुपान करवाया है, मधु पर का पान करवाया है, अर्थात तुम्हारी देख रेख, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा पालन पोषण बड़े ही भली प्रकार से किया है, बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। आगे कवि कहते हैं, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मीन्स कनखियों से, तिरछी नजर से। बच्चा कवि को तिरछी नजर से देखता है तो कवि उसे कहते हैं कि तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। बच्चा एकदम डायरेक्ट नहीं देख रहा है, सामने होकर नहीं देख रहा है, इसलिए कवि कह रहा है ये। और होती जबकि आंखें चार। आंखें चार होना बच्चा एक मुहावरा है ये। आंखें चार होना मीन्स नजरें मिलना, आंखें मिलना। जब कवि और बच्चे की आंखें मिलती हैं तो आंखें चार हो गई। तो कवि कहता है कि जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। तो तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट मुझे बड़ी ही छविमान, बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ी ही प्रभावशाली लगती है। इस प्रकार कवि बच्चे के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपने आप को धन्य मानता है। धन्यवाद बच्चों।